नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार पारा मेडिकल का जो रैंक कार्ड है वो जारी किया गया है। रैंक कार्ड जारी होने के बाद काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में कई प्रकार की कन्फ्यूजन बने हुए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट को रैंक कार्ड समझने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। रैंक कार्ड में जो रैंक दिए गए हैं, एक तो देख पा रहे होंगे आपके युवा के तहत रैंक दिखाते हैं और एक आपकी कैटेगरी में भी आपको रैंक दिखाता है। तो इसका क्या मतलब होता है? काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि कितने रैंक है तो हमारा एडमिशन हो सकता है, उसके बारे में बताइए। मैं अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए बताऊंगा। देखिए, जो मैं बताऊंगा ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट उतना ही है तो आपका एडमिशन हो सकता है। उसमें मान लीजिए आपका 1000 ऊपर नीचे भी अगर रैंक आता है ना, तो आपका नामांकन होने की जो संभावना है वो 100% होती है। ये सभी चीज़ें आपके काउंसलिंग पे डिपेंड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप काउंसलिंग करें, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक काउंसलिंग प्रक्रिया को करना है। काउंसलिंग कैसे किया जाता है अगर कहेंगे तो काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा तो उस पर मैं वीडियो ला दूंगा, उसको देखकर आप काउंसलिंग प्रक्रिया कर सकते हैं। आइए फिलहाल मैं आपको सबसे पहला चीज़ है कि जो रैंक कार्ड जारी किया गया है उसको मैं समझाता हूँ कि समझना कैसे है। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने एक रैंक कार्ड है जो कि बिहार पॉलिटेक्निक का है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का। इसमें देखेंगे ना, यहाँ पर रैंक आपके जो है कैटेगरीज वाइज रैंक निर्धारण किया गया है। इसमें सबसे पहला है कि अनरिजर्व में आपका रैंक दिखा रहा है। अनरिजर्व यानी यूआर में जो रैंक यहाँ पर इनका दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि पूरे बिहार में मान लीजिए बच्चों ने जो फॉर्म भरा उसकी संख्या 1 लाख है, तो 1 लाख बच्चों में आपकी कितने पोजीशन है, कितने रैंक पर आप आ रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर दर्शा रही है। जैसे मान लीजिए 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा तो उसमें आप 25,947 रैंक पर आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। वही बच्चों की संख्या अगर 2 लाख होगी तो 2 लाख में आप जो है 25,947वें रैंक पर जो है आ रहे हैं। अब पूरे बिहार में जैसे ईबीसी कैटेगरी से ये आते हैं, तो ईबीसी कैटेगरी में इनका जो रैंक है 8,927 है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपके जब नामांकन जब भी होते हैं ना, तो यही डिपेंड करता है कि आपका रैंक क्या है। अब जिन कैंडिडेट का मान लीजिए रैंक अधिक है तो उनका नामांकन होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि सबका नामांकन होना संभव नहीं होता है, सीटों की संख्या बहुत कम है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको कुछ अनुमान के तौर पर आपको बताता हूँ कि कितने अगर आपका रैंक है तो आपका नामांकन हो सकता है आपके कैटेगरी में, वो समझिए। जैसे कोई कैंडिडेट अगर बीसी वाले हैं तो बीसी कैटेगरी में अगर आपका रैंक दिखा रहा है कि 4,000, 3,500, 3,000, तो आपका नामांकन 100% हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। वही बात करें कोई ईबीसी वाले हैं तो ईबीसी में बीसी कैटेगरी से थोड़ा सा ज़्यादा भी है, जैसे 5,000, 6,000 तक भी है आपका रैंक, तो आपका कहीं ना कहीं नामांकन हो जाएगा। इसके बाद बात करें एससी एसटी का, तो एससी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपका रैंक अगर 4 से 5,000 तक भी है तो कहीं ना कहीं नामांकन होने की पूरी संभावना है। बात करें एसटी का, तो एसटी का जो ये रैंक है, मान लीजिए आपके अपने कैटेगरी में अगर 2,000, 1,000, 1,500 भी है, आसानी से आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रांच में आपका नामांकन प्रक्रिया हो जाएगा। इसके अलावा बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का 3,000, 3,500, 2,500 इनके अगर अंदर में है तो 100% समझिए आपका नामांकन कहीं ना कहीं हो जाएगा। बात करते हैं कोई दिव्यांग है, तो दिव्यांग वालों का अगर मान लीजिए कम भी है या ज़्यादा भी है, तो दिव्यांग, क्योंकि पूरे बिहार में दिव्यांगों की संख्या कम होती है तो उनका नामांकन आसानी से हो जाता है। रैंक आपके कैटेगरी में जितना कम रैंक होगा वो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। आपके काउंसलिंग प्रक्रिया जब करेंगे तो आपके कॉलेज दिलाने में, ब्रांच को अच्छा दिलाने में यही सब साबित करता है। आपकी एग्ज़ाम अगर अच्छी गई होगी तो ऑलरेडी आपका जो रैंक है बहुत अच्छा होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसका काउंसलिंग प्रक्रिया जब स्टार्ट होगा मैं इसका एक वीडियो ला दूंगा, उसको देखकर आप काउंसलिंग प्रक्रिया कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।